हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको टेलीकॉम सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी है, नंबर वन कंपनी एयरटेल के बारे में, भारतीय एयरटेल के बारे में, जो Q3 के नंबर्स आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी के बारे में बताने की किसी को ज़रूरत है, ये सब को पता है। पूरे इंडिया में बहुत ही पॉपुलर टेलीकॉम सर्विसेज की कंपनी है ये, जिसका नाम है भारतीय एयरटेल। तो काफ़ी अच्छा ग्रुप है, वर्ल्ड लीडिंग ग्रुप है टेलीकम्युनिकेशन का। लेकिन पर्सनली तौर पे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। और इसकी वजह से जो मतलब जैसे आज मैं अगर बात करूँ 5G की भी, तो जब 5G का इंस्टॉलेशन और इन सब में मटेरियल कॉस्ट काफ़ी महंगी पड़ेगी, इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी डैब लेना पड़ता है। तो ये जो कंपनीज़ हैं, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, वो डैब बहुत ही ज़्यादा डैब में हैं। चाहे मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूं और चाहे मैं जियो की बात करूं, तो जियो तो वैसे भी अलग कंपनी नहीं है, वो तो रिलायंस का ही पार्ट है अभी। लेकिन एयरटेल मेरे को फिर भी इन सब में अच्छी लगती है। लेकिन पर्सनली मैं टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं सीमेंट के सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि ये हो गया, टेलीकॉम हो गया, सीमेंट हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, यहाँ पे डेप काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में तो डिपेंड, जो उसका जो बिज़नेस है वही डिपेंड बोरोइंग्स पे करता है। तो बैंकिंग सेक्टर में तो फिर भी मैं मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी लेकिन जो टेलीकॉम और सीमेंट सेक्टर है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी डैप लेना पड़ता है। एनीवेज, कॉल आपका है। कंपनी अगर आपको टेलीकॉम में अगर वाकई में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से दोस्तों भारतीय एयरटेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छी मतलब लो बीटा स्टॉक है। आपका मनी सेफ रखेगी ये कंपनी, और एक लार्ज कैप कंपनी है, और जो है सेंसेक्स की लिस्टेड कंपनी है। तो इसी के Q3 के नंबर्स रिलीज़ हो चुके हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं 4.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 786 इसका अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, और जो करंट प्राइस है वो चल रहा है 877 का हाई है, और 629 का लो है। अब आप इसमें देख सकते हैं ROC ROE कम है, क्योंकि इसमें डैब रहता है। फेस वैल्यू 5 की है। वहीं अगर मैं करंट पी की बात करूं तो अभी 62 का चल रहा है, काफ़ी ओवर वैल्यूड चल रहा है। नहीं चल रहा, बिल्कुल अभी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि 5 साल का जो इसका पी है वो 139 का है, और जो 3 साल का पी है वो 108 का है मीडियन पी। तो उस हिसाब से काफ़ी अभी अंडर वैल्यूड है। और पी दोस्तों जब भी बढ़ता है जब अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है किसी भी कंपनी की। तो आप देख सकते हैं इस टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो इसके पीयर कंपैरिजन है उसमें ये नंबर वन है मार्केट कैप में। और यहाँ पे हम इसके रिज़ल्ट्स देख लेते हैं। सेल्स जो है Q-on-Q बेसिस पे तो बड़ी है, और वहीं पे Y-on-Y बेसिस पे भी बड़ी है। और इसको हम पिछले साल से एक बार देख लेते हैं, तो पिछले साल में 500 साढ़े 26 हज़ार के करीब थी। उसके बाद 29 की है, तो ठीक है, Q-on-Q बेसिस में भी इंक्रीज़ हुई है। वहीं मार्च 21 को कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छा जंप है, और Q-on-Q बेसिस पे भी अच्छा जंप है। जून में अगर हम देखें तो जून में भी काफ़ी अच्छा जंप है, Q-on-Q बेसिस पे भी जंप है। सितंबर 21 में अगर हम देखें तो बहुत ही शानदार जंप हुआ है, Y-on-Y बेसिस पे और Q-on-Q दोनों बेसिस पे। दिसंबर में अगर हम बात करें तो Y-on-Y बेसिस पे भी और Q-on-Q बेसिस पे भी। तो सेल्स जो है कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुई है पिछले साल से अब तक, और जो इसके मार्जिन्स हैं वो भी इंटैक्ट रहे हैं। 45, 48, 48, 49, तो ठीक है। प्रॉफिट का देख लेते हैं हम, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये इसको मार्केट किस तरीके से लेगा। तो यहाँ पे आप देखें दिसंबर 20 से अगर हम दिसंबर 21 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ 13.5 का है, यहाँ 16.5 का है। तो Y-on-Y बेसिस पे तो जंप है, लेकिन Q-on-Q पे थोड़ा सा कम हुआ। मार्च 21 से कंपेयर करेंगे तो मार्च 21 में बहुत अच्छा जंप हुआ है, Y-on-Y बेसिस और Q-on-Q बेसिस पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं जून 21 में आ जाता हूँ, तो जून 21 से जून 22 भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे Q-on-Q बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। और सितंबर 21 से सितंबर 22 को देखते हैं तो यहाँ पे भी इंक्लिनेशन हुआ है, Y-on-Y बेसिस में और Q-on-Q दोनों बेसिस में। ये देखिए। और दिसंबर अगर हम बात करें तो दिसंबर 21 से दिसंबर 22 में भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। तो अर्निंग पर शेयर भी इसकी कम हुई है, और लेकिन Y-on-Y बेसिस पे अर्निंग पर शेयर बढ़ी है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो इसका रिएक्शन होगा मार्केट का मिला जुला ही रहने वाला है। कोई ख़ास अभी इसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी।
वहीं पे अगर हम बात करें इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप देख सकते हैं कि इसका अर्निंग पर शेयर मार्च 21 में -25 था। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी इसका जो है कम हो गया था, माइनस में आ गया था हालांकि। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखिए तो सेल्स ग्रोथ, स्टॉक प्राइस जो CAGR है वो कंसिस्टेंट है, डबल डिजिट में है। अगर मैं इसके CAGR की बात करूँ तो 15% का CAGR देती है 5 साल का। अगर हम देखें तो आपका में जो मनी है, जो आपका सरप्लस जो भी आपने इन्वेस्टेड मनी कर रखा है, बिल्कुल सेफ़ है। और बट ऑब्वियस है कि आपको कम से कम FD और इंडेक्स फंड से तो ज़्यादा ही मिलेगा इसमें रिटर्न, क्योंकि अगर हम इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 12% का रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न 15% का है, तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, काफ़ी अट्रैक्टिव है। वहीं पे आप देखिए इसकी बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया टेलीकॉम सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। ये तीनों सेक्टर्स के अंदर बोरोइंग्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहीं पे आप लोगों को डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर मैं और कोई कंपनी उठाऊँ तो वो तो बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स में दिखेगी। आपको दिखाता हूँ मैं वोडाफोन आइडिया की बोरोइंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,17,000 करोड़ की जो बोरोइंग्स बढ़ाई है इसने 169 से, तो ये काफ़ी बड़ी है। वहीं पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, देखिए आप यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की अगर आप देखेंगे बोरोइंग्स, तो देखिए 2,48,000 करोड़ की, और रिजर्व्स है ही नहीं इसके पास, रिजर्व्स नेगेटिव में है, -1,08,000, मतलब 1:2 का है। मतलब अगर आपने बोरोइंग्स जो है इसकी 1:2 की है, मतलब कि आपको और पैसा देना पड़ेगा अगर ये कंपनी डूब जाती है तो ये इस तरीके से ये टेलीकॉम इंडस्ट्री जो होती है वो काम करती है। तो मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए मैं इन्वेस्ट ही नहीं करता, कम किया मैं करता ही नहीं इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर आप प्रमोटर्स देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को घटा दिया है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। FIIs ने भी अपनी होल्डिंग्स को घटाया। ठीक है, FII से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि FIIs का कोई भरोसा नहीं होता, किस लेवल पे ख़रीदते हैं, किस लेवल पे उनका कोई लेवल नहीं होता है। DIIs की वहीं बात करें तो DIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, पब्लिक भी देखिए अब इसमें कम है, तो अब आपका कॉल है, आपको अगर ये अच्छी लगती है कंपनी तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में यही एक कंपनी है जो कि आपको अच्छे रिटर्न बना के देगी। चलिए इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि -0.37% का इसने आज का रिटर्न दिया है। वहीं अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 11% के करीब का। उसके बाद 5 ईयर्स का हम देखें तो 106% का रिटर्न दिया है इसने। और ऑल टाइम की अगर हम बात करें तो 3,930, मतलब करीब करीब 4,000% के इसने रिटर्न दिए हैं। लेकिन आप इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, थोड़ा मतलब इतना वॉलेटाइल नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके, और अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज़ पे ही रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने वाली होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग।